नमस्ते भाइयों बहनों, स्वागत है आपका सीए इंटर लॉ में। और अभी हम लोग अदर लॉस की तरफ बढ़ चुके हैं और उसमें हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर दिया जिसका नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ओके, अब ये द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर बहुत सारे एक्चुअली हमने यूनिट्स निकाल के रखे, 3 यूनिट्स में चैप्टर को डिवाइड किया है। उसमें से पहला यूनिट हम लोगों ने देख लिया है। अभी 3 यूनिट्स कौन से थे? तो सर इंडेमनिटी एंड गारंटी, बेलमेंट, प्लेज और एजेंसी। इसमें सर हमने यूनिट 1 जो कि बात करता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ये हम लोगों ने पूरी तरह देख लिया है। तो जैसे कि हमारा हमेशा का प्रैक्टिस रहा है कि बिफोर स्टार्टिंग यूनिट 2 हम लोग अभी यूनिट 2 को एकदम फास्ट लेकिन डिटेल रिवीजन कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ये चीजें बार बार जितनी बार हमारे आंखों के और हमारे दिमाग में हमारे सामने से गुजरेगी उतना ज्यादा अच्छे से हमको याद रहेगा। ओके, अगर आप लोग ये वीडियोस प्रमोशन में देख रहे हो कहीं, आई थिंक लाइक यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं अगर आप देख रहे हो, डोंट फॉरगेट टू कांटेक्ट मी, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और आप लोग को नंबर तो दिख रहा होगा, इट्स 8668321907। आप इस पे मुझे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, एनी सॉफ्टवेयर दैट यू लाइक, या आप ईमेल भी कर सकते हो futureofeducation1@gmail.com पे। आप हमें यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। वहां पर अभी हमारा ह्यूज प्रमोशन एंड एवरीडे मोटिवेशन भी चल रहा है, तो उसका भी आप फायदा उठा सकते हो। प्लस हर एक स्टूडेंट के लिए, नो मैटर आप किसी भी क्लासेस से हो, मैं सीए इंटर लॉ और सीए इंटर ईआईएस का मैं क्वेरी सॉल्व करता हूं। चाहे कैसा भी क्वेरी हो, कितना भी छोटा हो, कितना भी बड़ा हो, तो आप लोग उसका भी फायदा उठा सकते हो। इसी नंबर पे मुझे कॉल करके आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो। ओके, तो लेट्स बिगिन विथ यूनिट 1, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। ओके सर, सबसे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूं कि ये जो अभी अभी अमेंड हुआ है ड्यू टू जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। इसकी वजह से क्या हुआ है, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 1 एप्लीकेबिलिटी की बात करता था, वो बोलता था पहले कि दिस एक्ट अप्लाइज टू एंटायर इंडिया, होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन जब से जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 आया है, ये जो वर्ड्स थे ना, एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये ओमिट कर चुके हैं, ये काट दिए। इसका मतलब सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 नाउ अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया including the state of Jammu and Kashmir. Of course, Union Territory and all divided, but then I'm saying कि the state of Jammu and Kashmir is now included. ओके, इसके बाद हमने देखा था कि सर हम कुछ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस, स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर देख रहे हैं, जो कि सेक्शन नंबर 124 से 147 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इसके अंदर दिखाए गए। तो उसमें सबसे पहले हमारा कॉन्ट्रैक्ट आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। सर ये इंडेमनिटी बोले तो क्या? इंडेमनिटी मीन्स टू मेक गुड एनी लॉस और टू कंपेंसेट एनी पार्टी हु हैज सफर्ड एनी लॉस। सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी मतलब क्या होता है? अब ये कोई जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं दे सकते हम, इसके लिए हमारा आंसर ऐसा रहेगा, एज पर सेक्शन 124 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, अ कॉन्ट्रैक्ट बाय व्हिच वन पार्टी promises to save the other from any loss caused to him by the conduct of promisor himself or by the conduct of any other party। ये इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। हमने इसको याद किया था। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में सर दो पार्टीज होती है, इंडेमनीफायर और इंडेमनीफाइड। इंडेमनीफायर को आप प्रॉमिसर भी बोलते हो, इंडेमनीफाइड को आप इंडेमनिटी होल्डर भी बोलते हो या प्रॉमिसी भी बोल सकते हो। सर इस केस में होता क्या है, इंडेमनीफायर प्रॉमिस करता है इंडेमनीफाइड को कि भाई अगर तू जा ये काम कर, लेकिन अगर तुझे कोई लॉस हो रहा है तो मैं इसकी भरपाई करके दूंगा, आई विल इंडेमनीफाई यू द लॉस। इसके हमने कई एग्जांपल देखे, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो याद रखने लायक थे वो ये थे कि इफ देयर इज नो लॉस देयर कैन नॉट बी एनी इंडेमनिटी। लॉजिकल है भाई, लॉस ही नहीं हुआ तो मैं भरपाई किस चीज की करके दूं? तो नो लॉस नो इंडेमनिटी। सर बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो लगते हैं जैसे फ्री विल, कंसिडरेशन, कंसेंट, ये एग्रीमेंट, ये सारे ऑफर, एक्सेप्टेंस, ये सारी चीजें यहां पर भी अप्लाई होती है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि एक अमेजिंग सेक्शन है, सेक्शन नंबर 125, जो कि बात करता है राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर। सर इंडेमनिटी होल्डर ये तो आपने बताया ही नहीं किधर। अरे भाई वो जो इंडेमनीफाइड है ना, उसको हम इंडेमनिटी होल्डर भी बोलते हैं, ठीक है। इंडेमनीफाइड को हम इंडेमनिटी होल्डर भी बोलते हैं, प्रॉमिसी भी बोलते हैं, और उधर जो फर्स्ट पार्टी जो प्रॉमिस कर रहा है उसको इंडेमनीफायर या प्रॉमिसर बोलते हैं। तो सर जो इंडेमनिटी होल्डर या इंडेमनीफाइड है, ये प्रॉमिसी है, उसको अमेजिंग से राइट्स दे रखे हैं सेक्शन 125 में। क्या राइट्स दिए? सर सेक्शन 125 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बोलता है कि सर आप अगर अपने अथॉरिटी के अंदर काम कर रहे हो तो आप इंडेमनीफायर से ऑल डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, ऑल कॉस्ट क्लेम कर सकते हो, और ऑल अदर सम्स भी क्लेम कर सकते हो जो कॉम्प्रोमाइज की उसमें आती है। लेकिन ऑल डैमेजेस विच हैव बीन ऑर्डर्ड टू यू टू बी पेड, ऑल कॉस्ट विच यू हैव इनकर्ड बाय टेकिंग परमिशन फ्रॉम द
इंडेमनीफायर एंड ऑल सम्स जो कि आप कॉम्प्रोमाइज भी कर रहे हो तो वो भी आप इंडेमनीफायर को लूप में रख के या उससे इन्फॉर्म करके उसकी परमिशन के हिसाब से ही कंसिडरेशन कर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। तो इन शॉर्ट ये तीनों पावर आपके पास मिल जाती है। इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर श्योरिटी के जो राइट्स हम अभी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में नीचे रिवाइज करेंगे वो एज इट इज अप्लाई होंगे प्रोमिसर को, यानी जो राइट्स नीचे प्रोमिसर को दिए वो सारे राइट्स श्योरिटी के भी, जो राइट्स नीचे श्योरिटी के दिए वो सारे राइट्स यहां ऊपर प्रोमिसर को हमको या इंडेमनीफायर जिसको हम बोलते हैं उसको लग जाते हैं। ओके, तो इंडेमनीफायर के पास क्या राइट्स है, अगर आपको क्वेश्चन आता है व्हाट आर द राइट्स ऑफ द इंडेमनीफायर तो हम आंसर वही लिखेंगे जो नीचे हमने राइट्स ऑफ श्योरिटी लिख के रखा हुआ है। ओके, इसके अलावा सर ये जो इंडेमनीफायर है इसका ड्यूटी लाइबिलिटी चालू कब से होता है, जिस दिन इंडेमनिटी होल्डर की ड्यूटी सर्टेन और एब्सोल्यूट हो गई वो उस दिन से इंडेमनीफायर की भी ड्यूटी लाइबिलिटी सर्टेन और एब्सोल्यूट हो जाती है। एक चीज उसी दिन से लाइबिलिटी कमेंस होती है। एक चीज इसमें ध्यान रखने वाली ये है कि ये कोई सेक्शन या एक्ट या रूल्स नहीं बोल रहा है, ये जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट से हमको पता चला है। सब जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स मतलब जो केस लॉज हुए हैं उसके बेस पे ये आंसर किया गया है। ओके, इसके बाद हमने देखा था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म अ प्रॉमिस मेड और डिस्चार्ज द लाइबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। एक तो आप कोई प्रॉमिस कर रहे हो या आप कोई लाइबिलिटी डिस्चार्ज कर रहे हो, वो लाइबिलिटी और वो प्रॉमिस आपका किया हुआ नहीं था, किसी थर्ड पर्सन का किया हुआ था, और वो भी कब कर रहे हो जब वो थर्ड पर्सन उसी का किया हुआ प्रॉमिस या उसी के द्वारा ली गई लाइबिलिटी को डिस्चार्ज नहीं कर पा रहा है, वो डिफॉल्ट कर दे रहा है, उसके बाद आप कर रहे हो। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। सो इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट to perform a promise made or to discharge a liability of a third person in case of his डिफॉल्ट। वेरी गुड। इसमें सर तीन पार्टी होती है, श्योरिटी, प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर। वेरी गुड। सर श्योरिटी का नाम और काम क्या है? सर श्योरिटी मतलब वो बंदा जो गारंटी दे रहा है। सर प्रिंसिपल डेटर यानी वो बंदा जिसके डिफॉल्ट की वजह से गारंटी देना पड़ रहा है, यानी जो डिफॉल्ट कर सकता है ऐसा हमको लग रहा है उसकी वजह से गारंटी देना पड़ रहा है। और क्रेडिटर मतलब वो बंदा जिसको आप गारंटी दे रहे हो कि भाई तू आगे जाके काम कर, अगर वो तीसरे बंदे ने तेरे को कोई लॉस हुआ उस तीसरे बंदे की वजह से तो मैं यहां बैठा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे तीन पार्टी आपको समझ में। श्योरिटी मतलब जो गारंटी दे रहा है, क्रेडिटर बोले तो जिसको गारंटी मिल रही है। श्योरिटी इज गिविंग गारंटी टू क्रेडिटर अबाउट या फॉर द कंडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डेटर। तो श्योरिटी इज द पर्सन हु इज गिविंग गारंटी टू द क्रेडिटर अबाउट द कंडक्ट ऑफ अ प्रिंसिपल डेटर। ओके, इसके बाद हमने देखा था सर जो तीन पार्टी है और तो और इसमें एक और चीज ध्यान रखने वाली है कि ये ओरल या रिटर्न कैसा भी ये अब चलेगा एग्रीमेंट। और सर ये सिर्फ तीन पार्टी नहीं, तीन एग्रीमेंट्स भी होते हैं सर कहीं ना कहीं इसमें छुपे हुए। ओके सर, कौन से तीन एग्रीमेंट्स होते हैं? सर अगर आप एक ट्रायंगल हमने इसका बनाया था, आपने ऊपर रखा था श्योरिटी को और आपने यहां पर साइड में रखा था किसको? आपने यहां पे रखा था सर प्रिंसिपल डेटर को और यहां पे रखा था क्रेडिटर को। सर यहां पे तीन टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। सबसे पहला और प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट होता है सर प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में, ये सेल परचेज का, लोन का जो भी ट्रांजैक्शन है वो मेन ट्रांजैक्शन ये होता है। फिर सर एक सेकेंडरी ट्रांजैक्शन होता है, ये श्योरिटी और क्रेडिटर के बीच में होता है सर, ये श्योरिटी और क्रेडिटर के बीच में होता है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट। ये जो पहला था इसको बोलते हैं प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट, ये सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट का नाम एक और है सर, क्या है? गारंटी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये पहला जो प्राइमरी या प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट है इसको बोलते हैं मेन कॉन्ट्रैक्ट, ये प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में होता है। फिर सर कॉन्ट्रैक्ट नंबर 3 कहां है? ऑफ कोर्स ये ट्रायंगल हमको कंप्लीट करना है। कॉन्ट्रैक्ट नंबर सी होता है सर श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर के बीच में। ये कॉन्ट्रैक्ट सर ओरल रिटर्न हो ना हो, ये कैसा भी हो सकता है, बिकॉज ये इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या होता है? ये इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है सर। ये कॉन्ट्रैक्ट का एक और नाम है, दिस इज एक्चुअली नथिंग बट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर अगर आप ध्यान से गौर से देखेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी भी छुपा हुआ है। यानी कि श्योरिटी बोलता है कि अगर भाई प्रिंसिपल डेटर तेरे लिए मैं अगर पेमेंट कर दूं तो मुझे लॉस हो जाएगा क्योंकि तेरी लायबिलिटी है, मैं पे कर रहा हूं। तो एक इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है तेरे और मेरे बीच में कि भाई तेरा मैंने लायबिलिटी फुलफिल किया है तो मुझे लॉस ना हो, इसलिए यू विल हैव टू इंडेमनिफाई मी फॉर द लॉस दैट आई हैव सफर्ड बिकॉज ऑफ यू। ओके, तो तीन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं यहाँ पे, ट्रायंगल याद रखेंगे हम लोग। तो पहला कॉन्ट्रैक्ट होता है प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन डेटर, प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर। सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट होता है क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में, इसको बोलते हैं गारंटी कॉन्ट्रैक्ट। और एक तीसरा इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन प्रिंसिपल डेटर एंड श्योरिटी और इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ओके सर, the right of surety is not affected by the fact that creditor has refused to sue the principal debtor or that he has not demanded the sum due from him. प्रिंसिपल डेटर से आप क्रेडिटर ने पैसे मांगे हो नहीं मांगे हो, उसको सू किया हो या नहीं, अगर क्रेडिटर कभी डायरेक्टली आके श्योरिटी से पैसे मांग ले, दिस इज नोन एज फॉरबियरेंस टू सू। दिस इज 100% अलाउड। इससे
किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप प्रिंसिपल डेटर की जगह डायरेक्टली श्योरिटी से जाके पैसे मांग सकते हो। ओके लेट्स फास्ट। इसेंशियल फीचर्स भी होते हैं सर गारंटी के कुछ। क्या इसेंशियल फीचर्स होते हैं सर? कम से कम दो चीजें इसमें होनी चाहिए। क्या? प्रिंसिपल डेट और कंसिडरेशन। सर प्रिंसिपल डेट मतलब जैसा कि आपने इंडेमनिटी की बात बोला था कि नो लॉस नो इंडेमनिटी, वैसा ही यहां पे है सर। इफ नो डेट नो गारंटी। अगर कोई लाइबिलिटी या कोई डेट है ही नहीं, कोई प्रॉमिस ही नहीं किया या कोई लाइबिलिटी ली ही नहीं आंग पे, तो आप किस प्रॉमिस को पे फुलफिल करने का या किस लाइबिलिटी को पे करने का गारंटी दोगे? पहले अंडरलाइंग प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट तो होना चाहिए, तब जाके तो आप उस पर सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट बिल्ड करोगे, बनाओगे ना। तो आप डायरेक्टली रैंडमली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी नहीं बना सकते। देयर हैज टू बी अ लाइबिलिटी, दैट टू एनफोर्सिएबल लाइबिलिटी। तो मतलब देयर हैज टू बी अ प्रिंसिपल डेट to become so that a guarantee can be made over that principal debt. Second, सर उसमें कंसिडरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, और कंसिडरेशन को थोड़ा ध्यान से देखो। सर कंसिडरेशन मतलब जरूरी नहीं पैसा। सर अगर प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में प्राइमरी ट्रांजैक्शन भी हो गया ना, इवन दैट प्राइमरी ट्रांजैक्शन कैन बी अ कंसिडरेशन फॉर गारंटी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल ए ने बोला बी को कि तू गुड्स बेच दे सी को, और सी अगर तुझे पैसे नहीं देता तो मैं दूंगा। अब अगर इस बात को सुन के बी ने गुड्स भेज दिया सी को, तो दैट इज अ सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर दिस प्राइमरी दिस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। लेकिन सर कंसिडरेशन में कुछ बातें याद रखनी पड़ेगी। क्या? सर पास्ट कंसिडरेशन इज नो कंसिडरेशन। मतलब कि सर ए आज के दिन एक ट्रांजैक्शन हुआ है प्रिंसिपल डेटर के बीच में और क्रेडिटर के बीच में। आज से एक महीने के बाद ड्यू डेट से एक दिन पहले अब एक किसी को गारंटी देने के लिए बुला रहे हो, वो बंदा गारंटी देगा तो उसके बदले उसको कंसिडरेशन में क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी गुड्स दे दिए, ऑलरेडी उसकी पेमेंट पेंडिंग है। मतलब पहले की कंसिडरेशन तो नहीं चलेगी ना। आज मैं गारंटी क्यों दूं, नया क्या मिला मेरे को? तो आप बोलोगे कि सर ओके तो ये पास्ट कंसिडरेशन है, नहीं अलाउड है। बट मुझे अगर ऐसा एग्रीमेंट करना है तो मैं क्या करूंगा? देखो सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि पहले बी ने सी को गुड्स दे दी है, पहले ही बी ने सी को गुड्स दे दी है, सी ने अभी तक उसका पेमेंट नहीं किया है। अब बी उसके अगेंस्ट में केस करने जाने वाला था, लेकिन मैं बीच में कूद पड़ा और मैंने बोला भाई तू केस मत कर उस पे, उसके एक काम कर, मेरी गारंटी ले ले। अब ये जो केस नहीं कर रहा है ना, वो बी इज नॉट सुइंग सी, दैट इज अ सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर मी टू इनिशिएट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। इज दैट क्लियर? प्रेजेंट कंसिडरेशन चाहिए, पास्ट कंसिडरेशन इज नॉट अलाउड। सर एक और बात ध्यान रखना, प्रिंसिपल डेटर चाहे इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट क्यों ना हो, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन श्योरिटी एंड क्रेडिटर विच इज नोन एज गारंटी कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स वैलिड। उसकी वैलिडिटी पे कोई सवाल नहीं होगा। हाँ सवाल कब होगा? अगर श्योरिटी इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो श्योरिटी और क्रेडिटर के बीच में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता, और अगर कोई ट्रांजैक्शन हुआ है तो वो इनवैलिड हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके फिर इसके बाद हमने देखा था कुछ कि सर लाइबिलिटी एग्जिस्टिंग होनी चाहिए, देयर मस्ट बी एन एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी और अ प्रॉमिस जिसका परफॉर्मेंस आप गारंटी कर रहे हो, और जो प्रॉमिस है या जो लाइबिलिटी है वो एनफोर्सेबल होनी चाहिए, मतलब लीगल होनी चाहिए, एनफोर्सेबल बाय लॉ होनी चाहिए। ऐसा कुछ इलीगल नहीं होना चाहिए, टाइम बार्ड नहीं होना चाहिए, तो ही हम उसके ऊपर गारंटी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। सर अगर आपने मिस रिप्रेजेंटेशन या कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट करके अगर ये गारंटी ली होगी तो ये गारंटी इनवैलिड हो जाएगी और आप इसको यूज नहीं कर पाएंगे। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो आप नीचे जाके सेक्शन 142 143 पढ़ सकते हो, आपको वहां पे ज्यादा क्लियर में समझ में आ जाएगा। ओके सर ये कॉन्ट्रैक्ट, इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को राइटिंग में देने की जरूरत नहीं है, ओरल में भी चल जाता है। सर इन केस अगर आपने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया है जो आप बोलते हो, मतलब आप श्योरिटी और आप बोलते हो कि मैं अकेला ये श्योरिटी मतलब ये गारंटी नहीं दे रहा हूं, मेरे साथ कुछ और को श्योरिटीज ज्वाइन करेंगे। जब तक ये को श्योरिटीज ज्वाइन नहीं कर लेते तब तक कि आप किसको क्रेडिटर को बोल रहे हो कि भाई तू ट्रांजैक्शन स्टार्ट मत कर। एक बार सारे को श्योरिटीज को ज्वाइंट होने दे, एक बार सारे को श्योरिटीज को रेडी होने दे और सबको अपना पॉइंट ओरल या रिटर्न जैसे भी गारंटी देना है देने दे, और उसके बाद तू मेन प्रिंसिपल ट्रांजैक्शन में एंटर करना, तब जाके सबको कंसिडरेशन मिलेगा और सारे जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी रहेंगे वो वैलिड रहेंगे। लेकिन अगर एक श्योरिटी है और उसने बोला है कि हम दो श्योरिटीज मिलके गारंटी देने वाले हैं, और उसने क्रेडिटर को बोला है कि तू रुक मैं दूसरे को श्योरिटी को ज्वाइन करने की कोशिश करता हूं, लेकिन ये क्रेडिटर हो गया बड़ा इम्पेशेंट और इसने डेटर को सामान भिजवा दिया जबकि इधर को श्योरिटी ज्वाइन नहीं हुआ था, और अब अगर उस को श्योरिटी ने ज्वाइन करने से मना कर दिया तो ये पूरा का पूरा श्योरिटी का जो ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है नल एंड वॉइड हो जाएगा, और वो जो बंदे ने अपने मन से जो गुड्स सप्लाई किए ही विल बी सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। सर गारंटीज कैन बी टू डिफरेंट टाइप्स, पहला स्पेसिफिक, दूसरा कंटिन्यूअस। सर स्पेसिफिक गारंटी में एक वर्ड आना चाहिए, वो है एक्सटेंड्स टू अ सिंगल ट्रांजैक्शन।
अ सिंगल डेट और अ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन। कोई अगर सर सिंगल ट्रांजैक्शन है स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस के ऊपर है तो ये स्पेसिफिक गारंटी, ये ट्रांजैक्शन हो गया गारंटी खत्म, ट्रांजैक्शन हो गया पेमेंट हो गया गारंटी खत्म, ट्रांजैक्शन हो गया पेमेंट नहीं हुआ मैंने पेमेंट कर दिया ट्रांजैक्शन खत्म। लेकिन सर कंटिन्यूइंग गारंटी ऐसा नहीं होता। कंटिन्यूइंग गारंटी एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलता रहता है, गिवन अमाउंट के लिए भी चल सकता है और ये सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन के ऊपर चलता है। कंटिन्यूइंग गारंटी तब तक रहती है सर जब तक आइदर वो सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन इटसेल्फ सारे के सारे खत्म ना हो जाए या तो सर आप रिवोक ना कर ले, यानी श्योरिटी इज रिवोकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, तब तक ये कंटिन्यूअस चलता रहेगा। सर हमने कुछ डिस्टिंक्शन भी देखा था, इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी 2 पार्टी रहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी 3 पार्टी रहते हैं। यहां पर लायबिलिटी प्राइमरी अनकंडीशनल है, यहां सेकेंडरी और कंडीशनल है। फिर यहां पर डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, इधर बोला है डिपेंड्स अपॉन कि क्या डिफॉल्ट होता है या नहीं होता है बाय द प्रिंसिपल डेटर। यहाँ पे इंडेमनिटी होल्डर के बोलने के हिसाब से आपको नहीं चलना पड़ता, यहाँ पे आपको प्रिंसिपल डेटर के बोलने के हिसाब से चलना पड़ेगा। इसके अलावा भी हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे। फिर नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ श्योरिटीज लायबिलिटी आपने देखा। सर श्योरिटी की लायबिलिटी ना इट्स को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ प्रिंसिपल लेटर। सर व्हाट यू मीन बाय को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ प्रिंसिपल लेटर? हमने इसमें एक चीज देखी सर, को एक्सटेंसिव बोले तो क्या, तो को एक्सटेंसिव मतलब जैसा, जितना और जब ये प्रिंसिपल लेटर पे अप्लाई होगा, मतलब जितना जैसा लायबिलिटी, जितना लायबिलिटी और जब से अप्लाई होगा उतना ही लायबिलिटी, वैसा ही लायबिलिटी और तब से ही श्योरिटी पे भी अप्लाई होगा। मतलब जितना लायबिलिटी प्रिंसिपल लेटर का रहेगा उतना ही लायबिलिटी श्योरिटी का रहेगा, एक्सेप्ट अगर आपने कुछ एग्रीमेंट करके कम या ज्यादा फिक्स अमाउंट दी है तो वो अलग बात है। तो बट बेसिकली यहां पे क्या है, प्रिंसिपल डेटर के हिसाब के जैसा ही वैसा ही उतना ही को एक्सटेंसिव लायबिलिटी होता है श्योरिटी का भी। ओके और सर श्योरिटी की लायबिलिटी सर सेकेंडरी है, मतलब कि श्योरिटी की लायबिलिटी तभी अप्लाई होगी जब प्रिंसिपल डेटर ने डिफॉल्ट कर दिया होगा। अगर प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट नहीं करता तो श्योरिटी तक बात नहीं जाएगी। इसके बाद अगर सर ज्वाइनिंग ऑफ को श्योरिटी के लिए आप रुके हो तो जब तक को श्योरिटीज ज्वाइन नहीं कर लेते तब तक कोई भी लायबल नहीं रहेगा। और where a debtor cannot be held liable for any reason whatsoever, even surety will not be liable in that particular case। तो अगर आप डेटर के अगेंस्ट में ही कोई डेट प्रूव नहीं कर पा रहे तो श्योरिटी के अगेंस्ट में भी नहीं प्रूव कर पाओगे। मैं बोला ना, अगर डेटर लायबल है तो ही श्योरिटी लायबल, अगर डेटर फ्री है तो श्योरिटी भी फ्री है। इज दैट क्लियर? ओके सर ऐसा नहीं बोल सकते कि मतलब सब्जेक्ट टू कंडीशन, subject to the contract, surety की liability कैसी continues even if the principal debtor has not been sued or is omitted to be sued by creditor। यानी creditor instead of suing principal debtor directly अगर surety के पास आके पैसा मांग रहा है तो भी वो allowed है, चलता है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ओके तो हमने देख लिया सेकेंडरी नेचर है और लायबल तभी है जब प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट करता है और उसकी लायबिलिटी इमीडिएटली चालू हो जाती है जैसे ही डिफॉल्ट किया प्रिंसिपल डेटर ने, और क्रेडिटर चाहे तो डायरेक्टली श्योरिटी से पैसे मांग सकता है विदाउट फर्स्ट सुइंग प्रिंसिपल डेटर। फिर सर एक कंटिन्यूइंग गारंटी के बारे में आप बताइए। कंटिन्यूइंग गारंटी जैसे कि आपने बताया सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन कंटिन्यूअस है और ये गारंटी तब उठती है जब आपकी लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी कंटिन्यूज टिल द परफॉर्मेंस और द डिस्चार्ज ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस एंटर इनटू और द गारंटी इज विड्रॉन। तो सर आपकी कंटिन्यूइंग गारंटी चल रही है, कंटिन्यूइंग गारंटी देके रखी मतलब एक सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन चल रहा है। मतलब मैं बोलूंगा कि भाई तू उसको ऑयल देते रहे 1 लाख रुपीस तक का, और अगर उसने 1 लाख रुपीस तक का ऑयल कभी भी तेरे को रिपे नहीं किया तो मैं तेरे को पे कर दूंगा। अब ये 1 लाख तब तक कितने भी मतलब 10-10 हजार के भी 10 ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, 5-5 हजार के 20 हो सकते हैं, 1 लाख का एक ही ट्रांजैक्शन हो सकता है। तो वो डिपेंड्स कि आप कितने ट्रांजैक्शन उसके अंदर करे जा रहे हो, उसका पेमेंट मिलता जा रहा है। हो सकता है कि 10,000 का पहला ट्रांजैक्शन किया, दूसरे ट्रांजैक्शन के पहले वो रीपे हो गया तो उसने एक और 11वां ट्रांजैक्शन वो कर सकता है। तो कितने भी ट्रांजैक्शन करे, लेकिन मैक्स डिफॉल्ट के केस में मैं कितना पे करने रेडी हूं 1 लाख। तो मैंने ये कंटिन्यू गारंटी देके रखी है। तो मैं ये कब तक वैलिड रहेगी सर? जब तक मेरा पूरा परफॉर्मेंस नहीं होता, मैं अपने 1 लाख रुपए देके मैं नहीं छूट जाता, या दूसरा सारे के सारे ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गए ना, वो ऑयल बेचना खरीदना ही बंद हो गया। तीसरा, मैंने रिटर्न में क्रेडिटर को इंटीमेट किया कि भाई मैं अपनी कंटिन्यूइंग गारंटी विड्रॉ कर रहा हूं और आज के मेरे विड्रॉल के बाद के सारे ट्रांजैक्शन के लिए यू विल बी योरसेल्फ लायबल, आई विल नॉट बी हेल्ड लायबल। हाँ, मेरे विड्रॉल के पहले के कोई ट्रांजैक्शन में अगर वो कोई गड़बड़ करता है, घपला करता है तो आई विल बी पेइंग, बिकॉज मैंने अभी तक विड्रॉ तब तक नहीं किया था।
ओके फिर हमने देखा था लाइबिलिटी ऑफ टू पर्सन प्राइमरी लाइबल। सर ए और बी ने मिलकर सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और उन लोग का ए और बी का आपस में भी कॉन्ट्रैक्ट किया था कि भाई कॉन्ट्रैक्ट ये सिर्फ बी और सी का है, ए इज जस्ट एक्टिंग एज अ श्योरिटी, बट ये उन दोनों का इंटरनल कॉन्ट्रैक्ट है, इसके बारे में हो सकता है सी को पता, हो सकता ना हो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में नाम ए और बी का दोनों का साथ में लिखा है, इसलिए सी ये कॉन्ट्रैक्ट जो इनके बीच में हुआ है इसको नजरअंदाज करेगा और सी के लिए ए और बी दोनों विल बी प्राइमरी पार्टी टू द डिफॉल्ट। फिर सर श्योरिटी का डिस्चार्ज कैसे होता है? श्योरिटी का डिस्चार्ज सर तीन तरह से होता है। कौन सी तीन तरह से? एक तो बाय रिवोकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, दूसरा बाय कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर और तीसरा बाय इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। सर रिवोकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के केस में हमने बताया कि अगर आप कंटिन्यूइंग गारंटी हो और आप क्रेडिटर को नोटिस दे रहे हो कि भाई मैं रिवोक कर रहा हूं मेरी गारंटी, तो रिवोक करने के बाद के ट्रांजेक्शन के लिए यू आर नॉट लायबल, रिवोक करने के पहले के ट्रांजेक्शन के लिए यू आर स्टिल लायबल। सर अगर श्योरिटी की डेथ हो जाती है, डेथ मींस रिवोकेशन, सर डेथ के पहले के ट्रांजेक्शंस के लिए श्योरिटी की लीगल स्टेट विल बी लायबल, बट डेथ के बाद के ट्रांजैक्शंस के लिए श्योरिटी की लीगल स्टेट विल नॉट बी लायबल। सर अगर नोवेशन हो जाता है, यानी आपने ही श्योरिटी के साथ मिलकर पुराने कॉन्ट्रैक्ट को बंद करके एक नया कॉन्ट्रैक्ट चालू किया, तो पुराने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर का लायबिलिटी जब तक ये नोवेशन होता है उसके पहले तक का लायबिलिटी आपका रहेगा, उसके बाद पुराना कॉन्ट्रैक्ट बंद और उसकी लायबिलिटी बंद, जो भी नया कॉन्ट्रैक्ट बना है उसकी लायबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी। फिर सर बाय कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर, कभी कभी क्रेडिटर ही कुछ गलती कर देता है, उस वजह से आप डिस्चार्ज हो जाते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो सबसे पहला क्या है, क्रेडिटर कर क्या रहा है, क्रेडिटर इज वराइंग द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्रेडिटर ना बिना श्योरिटी को बताए प्रिंसिपल डेटर के साथ कोई ट्रांजैक्शन चेंज कर रहा है, वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेरिएशन कर रहा है, और उस वजह से हम डिस्चार्ज कर देते हैं किसको? श्योरिटी को। हमारे केस में क्या क्या हुआ था, सी का बैंक था, बी को उसने एज अ मैनेजर रखा था, ए ने बोला था कि भाई देखो मैं एक फिक्स्ड अमाउंट या मैं प्रॉमिस करता हूं कि सी भाई बी बहुत अच्छे से काम करेगा, लेकिन बाद में क्या हुआ, बैंक का जो ओनर था सी और बी जो वहां पे अप्लाई रखा था जिसके लिए गारंटी दी थी, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया और बैंक के ओनर ने उसकी सैलरी बढ़ा दी और उसको बोला कि भाई जितना भी ओवरड्राफ्ट लोन के ऊपर लॉस होगा मुझे उसका 1/4 यू विल बियर। अब ये भाई उसकी लायबिलिटी इज इक्वल टू श्योरिटी की लायबिलिटी, और श्योरिटी से बिना बात किए अपने टर्म्स को अमेंड किया, इसका मतलब श्योरिटी इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटी। आपने किसको इन्वॉल्व करना चाहिए था? श्योरिटी को इन्वॉल्व करना चाहिए था। लेकिन सर ऐसा नहीं कि हर चेंज सब्सटेंशियल है या हर चेंज मटेरियल है और हर चेंज में आपकी ड्यूटी छूट जाएगी, ऐसा नहीं है। आप श्योरिटी हो और सपोज आपने किसी को 25,000 की गारंटी दी है, अब वो गारंटी का फॉर्म लेके बैंक में गया और बैंक वाले उसको बोलते हैं कि भाई तू 25,000 की गारंटी लेके तो आया, लेकिन मैं तो लोन तुझे सिर्फ 20,000 का दूंगा। तो प्रिंसिपल डेटर बोल रहा है अगर तू मुझे 20,000 का लोन देगा तो मैं गारंटी भी तुझे 20,000 की दूंगा, तो उसने अपने हाथ से 25,000 काट के 20,000 कर दिए। यानी अब इस काम से हुआ क्या, इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में हुआ क्या है कि श्योरिटी का लायबिलिटी जो कि पहले 25,000 था वो अब कितना हो गया? 20,000, यानी उसकी लायबिलिटी रिड्यूस हो गई। मतलब ये जो चेंज हुआ, ये जो वेरिएशन हुआ, इट्स इन द बेनिफिट ऑफ द श्योरिटी। तो ऐसे जगह पे जहां पे वेयर द चेंज इज नॉट मटेरियल और द चेंज इज नॉट सब्सटेंशियल और वेयर द चेंज इज इन द इंटरेस्ट और इन द फेवर ऑफ द श्योरिटी, इस पर्टिकुलर केस में श्योरिटी की लायबिलिटी डिस्चार्ज नहीं होती है। फिर हमने लिखा था बाय रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर। ऐसा भी हो सकता है कि प्रिंसिपल डेटर को आप रिलीज कर रहे हो, डिस्चार्ज कर रहे हो, अगर आप प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी जीरो हो गई तो बाय डिफॉल्ट को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ प्रिंसिपल डेटर, तो श्योरिटी की लायबिलिटी भी जीरो हो जाएगी। ओके, और आपने ऐसा कोई एक्ट या ओमिशन किया, आपने ऐसा कोई एक्ट और ओमिशन किया या कोई लीगल कॉन्सिक्वेंस ऐसे हुए जिसके वजह से प्रिंसिपल डेटर जो है वो डिस्चार्ज हो गया। आप कुछ भी करो, प्रिंसिपल डेटर अगर डिस्चार्ज हो गया, डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर दिख गया, तो श्योरिटी भी बाय डिफॉल्ट डिस्चार्ज हो जाता है। फिर इसके बाद सर डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी व्हेन क्रेडिटर कंपाउंड्स विद और गिव्स टाइम और एग्रीज नॉट टू सू प्रिंसिपल डेटर। सर बिना श्योरिटी से बात किए प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर कंपाउंडिंग करने लगे। अरे भाई तू कंपाउंडिंग करके अपनी लायबिलिटी फिक्स कर रहा है या लायबिलिटी एक्सटेंड कर रहा है, जो भी कर रहा है, तो श्योरिटी को बताओ ना, बिकॉज योर लायबिलिटी इज इक्वल टू हिज लायबिलिटी। तो ये गलत बात होगी, तो श्योरिटी विल बी डिस्चार्ज। भाई आप क्रेडिटर जो है वो बिना श्योरिटी को बताए प्रिंसिपल डेटर को थोड़ा और एक्सटेंशन दे रहा है। भाई इसका प्रॉब्लम क्या है, ये एक्सटेंशन की वजह से अब क्रेडिटर जो प्रिंसिपल अभी श्योरिटी जो है वो प्रिंसिपल डेटर से पेमेंट करने को फोर्स नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो प्रिंसिपल डेटर के पास जाएगा, बोलेगा पेमेंट कर, तो प्रिंसिपल डेटर बोलेगा नहीं मुझे क्रेडिटर ने तो एक्सटेंशन दे दिया है। अब ये एक्सटेंशन की वजह से हो सकता है श्योरिटी अनप्रिपेयर्ड रहे फॉर फ्यूचर लायबिलिटी और उस वजह से उसको लॉस भी हो सकता है, इसलिए वो डिस्चार्ज हो जाएगा बिकॉज उसको बिना बताए एक्सटेंशन मिला है। सर इसके अलावा डायरेक्टली प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर आपस में एग्रीमेंट कर रहे हैं, उसमें क्रेडिटर उसको बोल रहा है कि मैं तेरे ऊपर केस ही नहीं डालूंगा, तो बिल्कुल बिंदास रहे। भाई अगर तुम ऐसा एग्रीमेंट कर दोगे तो
पे करने वाला भी प्रिंसिपल डेटर पे नहीं करेगा ये सोच के कि छोड़ना ये मेरे पे थोड़ी ना केस करने वाला है, जाएगा श्योरिटी पे केस करेगा, मेरा तो पैसा मेरे पास है, मैं तब तक ऐश कर लेता हूं, श्योरिटी जाने उनका केस चलेगा 1 साल, तब तक मैं इतना इंटरेस्ट कमा लूंगा। तो ऐसा अगर एग्रीमेंट है तो भी श्योरिटी विल बी डिस्चार्ज फ्रॉम हिज ड्यूटी। ओके इसके बाद हमने देखा था कंपोजिशन हो गया, प्रॉमिस टू गिव टाइम हो गया, प्रॉमिस नॉट टू सू हो गया। सर लेकिन कुछ सर्टेन केसेस में मतलब आपको लगता है कि डिस्चार्ज हो जाना चाहिए लेकिन नहीं होगा, कौन? श्योरिटी। कौन से केस में? सर अगर एग्रीमेंट नॉट टू सू वाला जो एग्रीमेंट है वो अपने क्रेडिटर ने अगर प्रिंसिपल डेटर की जगह किसी थर्ड पार्टी से किया है, मतलब ए ने बी को बोला था कि सी को गुड्स दे, अब बी ने अगर सी को बोला कि मैं तेरे पे केस नहीं करूंगा तो ये तो फिर ए डिस्चार्ज हो गया। लेकिन अगर बी ने डी को बोला विच इज अ थर्ड पार्टी जिसका सी से कोई संबंध नहीं है, उस केस में ए की लायबिलिटी डिस्चार्ज नहीं होती है। फिर इसके बाद एक और पॉइंट है सर, क्रेडिटर ने क्या किया, कोई रिटर्न एग्रीमेंट या किसी से भी एग्रीमेंट नहीं किया, ना प्रिंसिपल डेटर ना थर्ड पार्टी किसी से भी नहीं, लेकिन ऑन द डेट ऑफ ड्यू डेट उसको अगर ऐसा लगता है कि जो प्रिंसिपल डेटर है ये शायद उतने पैसे नहीं है इसके पास, ये गरीब इंसान है, ये नहीं दे पाएगा मेरे को पैसा, और उसने डायरेक्टली श्योरिटी के पास जाके पैसे मांग लिए जस्ट बिकॉज कि वो प्रिंसिपल डेटर को सू नहीं कर रहा है, डायरेक्टली क्रेडिटर श्योरिटी के पास जाके पैसे मांग रहा है, दिस इज कॉल्ड एज फोरबियरेंस टू सू एंड दिस इज 100% अलाउड, और फोरबियरेंस की वजह से यू कैन नॉट डिस्चार्ज श्योरिटी फ्रॉम हिज लायबिलिटी। फिर हमने देखा था डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय क्रेडिटर्स एक्ट और ओमिशन इंपेयरिंग श्योरिटीज इवेंचुअल रेमेडी। इसमें सर आपको एग्जांपल याद रखने बहुत जरूरी है। सर सपोज बैंक ने लोन देके रखा है मिस्टर ए को, और ए का कोई पर्टिकुलर असेट एज अ सिक्योरिटी रखा है, और बैंक ने क्या किया, मिस्टर सी से गारंटी भी लेके रखी है। तो ठीक है, अब सपोज वो जो असेट के ऊपर सिक्योरिटी लेके रखी है वो असेट सपोज बैंक के अभी कस्टडी में है, से फॉर एग्जांपल स्टॉक इन गोडाउन जिसका एग्जांपल यहां पे नीचे दिया है, तो वो स्टॉक इन गोडाउन वो जो है वो अभी बैंक के कस्टडी में पड़ा है और देयर इज अ गारंटी कॉन्ट्रैक्ट एज वेल। तो बैंक के पास ऑप्शन है, अगर जो जिसको लोन दिया है वो आदमी अगर लोन रिपे नहीं करता है तो बैंक के पास दो ऑप्शन है, आइदर वो स्टॉक बेच के अपना पैसा रिकवर करे या वो गारंटी एनफोर्स करके गारंटी जिसने श्योरिटी ने गारंटी दी है उससे पैसे ले ले और अपनी सिक्योरिटी उसको दे दे और अपना बाजू में हट जाए। लेकिन बैंक ने देखो क्या होशियारी की, बैंक ने गलती से बैंक की कस्टडी में था, बैंक की गलती से वो जो स्टॉक था वो चोरी हो गया, और बैंक ने ये बात किसी को नहीं बताई और चुपचाप से जाके श्योरिटी को बोल रहा है कि भाई सुन ना, वो तूने गारंटी दी थी ये तो पे नहीं करा, तू पेमेंट कर दे। श्योरिटी ने बोला मैं पेमेंट तो करता हूं लेकिन जो सिक्योरिटी उसने आपको दी थी वो सिक्योरिटी मुझे दे दो, क्योंकि हमने नीचे राइट ऑफ श्योरिटी में देखा है, राइट टू रिसीव सिक्योरिटी गिवन बाय द प्रिंसिपल डेटर टू द क्रेडिटर, हमने पढ़ा ना अभी जस्ट रिवाइज करेंगे हम थोड़ी देर बाद। तो वो राइट तो मुझे है, तो मुझे वो सिक्योरिटी दे दो, मैं तुमको तुम्हारा पैसा देता हूं और वो सिक्योरिटी बेच के मैं अपना पैसा वसूल लूंगा। लेकिन प्रॉब्लम ऐसा है, बैंक बोलती है नहीं वो सिक्योरिटी जो है ना वो थोड़ा हमसे घूम गई है। अरे रे रे नहीं 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 नहीं, जितने अमाउंट से आपका इवेंचुअल रेमेडी कम हुआ है, देखो वो सिक्योरिटी वो वुड हैव बीन एन इवेंचुअल रेमेडी फॉर श्योरिटी, इधर वो पैसे देता और इधर वो सिक्योरिटी बेच के अपने पैसे वसूल लेता, ये रेमेडी है उसके लिए। लेकिन क्योंकि बैंक ने वो सिक्योरिटी घुमा दी है, वो स्टॉक घुमा दिया, खर्च कर दिया, जो भी हुआ है, उस वजह से श्योरिटी की जो इवेंचुअल रेमेडी है वो भी इंपेयर हो गई है या वो भी डिस्ट्रॉय हो गई है। जितने वैल्यू से रेमेडी कम होगा उतने ही वैल्यू से श्योरिटी भी डिस्चार्ज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 1 लाख के शेयर चोरी गए, 1 लाख से आपकी लायबिलिटी कम हो जाएगी। 100% स्टॉक चोरी गया, जो भी उसका वैल्यू था उतना पूरा आपका लायबिलिटी रिड्यूस हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके। फिर हमने देखा था बाय इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। सर अगर आपने मिसरिप्रेजेंटेशन करके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी लिया है ना, आपने झूठ बोल के या कोई बात बिना बताए छुपा के अगर ये किया है तो आपका ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इनवैलिड है। अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इनवैलिड है तो श्योरिटी इज डिस्चार्ज। सर आपने कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट करके, जो हमने ऊपर देखा था ना, क्या हुआ था वहां पे, ए ने बी को अपॉइंट करवाया था सी के यहां पे, सी वॉज अ लैंडलॉर्ड, सी ने बी को काम दिया कि तो हर महीने जा और रेंट लेकर आ, उसके बाद वो रेंट लाके मुझे दे दे। अभी क्या हुआ कि जब ये रेमिट कर रहा था तो सी को रियलाइज हुआ कि अरे कुछ लोगों के पैसे में घपला लग रहा है, और अब जाके वो क्या बोलता है, नहीं बी को बोल रहा है एक काम कर, तू ए की गारंटी लेके आ तभी मैं तेरे को काम करने कंटिन्यू दूंगा। अब एक तो गारंटी देने रेडी है क्योंकि उसको पता नहीं है कि बी ने ऑलरेडी घपला किया है, और सी ने भी उसको नहीं पता है कि इसने ऑलरेडी घपला किया है। यू हैव कंसील्ड सम इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगर ये फैक्ट ए को पता होता क्या वो गारंटी देता? वो नहीं देता, और लॉस पूरा क्रेडिटर का होता। तो अगर आप ऐसा कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट करके, अगर झूठ बोल के गलत फैक्ट्स को छुपाकर अगर आप गारंटी एग्रीमेंट कर रहे हो तो वो भी एग्रीमेंट इज
नॉट वैलिड और वो भी मतलब एनफोर्सेबल नहीं रहेगा। तो मतलब इन शॉर्ट श्योरिटी विल बी डिस्चार्ज। फिर सर गारंटी ऑन कॉन्ट्रैक्ट दैट क्रेडिटर शैल नॉट एक्ट ऑन इट अंटिल को श्योरिटी ज्वाइंस। अब मैंने के ऊपर 10 बार आपको बता दिया, अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें को श्योरिटीज भी इन्वॉल्व है, जब तक को श्योरिटीज ज्वाइन नहीं कर देते सारे के सारे, तब तक क्रेडिटर और प्रिंसिपल डिटर के बीच का ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए। अगर वो हो गया तो वो उसकी गलती है। उस केस में अगर को श्योरिटी ज्वाइन नहीं करते तो सारे के सारे श्योरिटीज जो भी ज्वाइन किए हैं वो सारे रिलीज हो जाएंगे उनकी ड्यूटी से, क्योंकि को श्योरिटी ने ज्वाइन नहीं किया। और जबकि कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली लिखा था कि जब तक सारे को श्योरिटीज ज्वाइन नहीं होंगे आपने कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए, और इस बात को इग्नोर करके क्रेडिटर ने एक्शन ले लिया तो वो इज पर्सनली लायबल, वो जाने और उसके काम जाने। अब देखते हैं राइट ऑफ श्योरिटी। अब ये क्वेश्चन कई तरह से आ सकते हैं, सर व्हाट आर द राइट्स ऑफ श्योरिटी, व्हाट आर द राइट्स ऑफ इंडेमनिफायर, व्हाट आर द राइट्स ऑफ प्रॉमिसर, व्हाट आर द राइट्स ऑफ गारंटर। जो भी क्वेश्चन है राइट्स तीन है सर, राइट अगेंस्ट क्रेडिटर, राइट अगेंस्ट प्रिंसिपल डिटर, राइट्स अगेंस्ट श्योरिटीज, को श्योरिटीज। बहुत अमेजिंग राइट है सर। व्हाट आर द राइट्स अगेंस्ट क्रेडिटर, जो भी सबसे इंपॉर्टेंट राइट अगेंस्ट क्रेडिटर क्या है, नीचे देखो यहां पे लिखा है राइट अगेंस्ट क्रेडिटर। सबसे इंपॉर्टेंट राइट है तो वो है सिक्योरिटीज का। जो सिक्योरिटी प्रिंसिपल डिटर ने क्रेडिटर को दी है, जैसे ही श्योरिटी पे करेगा क्रेडिटर को, वही सेम सिक्योरिटी अब क्रेडिटर के जगह किसके हाथ में आ जाएगी, श्योरिटी के हाथ में आ जाएगी। इसको बोलते हैं रेमिडियल एक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट राइट है। दूसरा सर राइट टू सेट ऑफ, अगर ऑलरेडी अगर ऑलरेडी श्योरिटी और क्रेडिटर का कोई लेन देन बाकी था तो वो लेन देन भी सेटल कर सकते हो आप, एक्चुअल पेमेंट की जरूरत नहीं है। दूसरा सर राइट ऑफ शेयर रिडक्शन, यानी सर अगर आपका अपना जो प्रिंसिपल डिटर है वो अगर इंसॉल्वेंट होता है तो जितना परसेंट कम हमको रिसीव होगा वो प्रोपोर्शनेटली आप उतना परसेंट कम अपनी लायबिलिटी भी कर लेंगे। इसके बाद सर राइट अगेंस्ट को श्योरिटीज बाद में देखते हैं, पहले राइट अगेंस्ट डेटर देख लेते हैं, प्रिंसिपल डेटर। सर प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट में सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट राइट है राइट ऑफ सब्रोगेशन। सर सब्रोगेशन मतलब स्टेपिंग इनटू समवन एल्सेस शूज, यानी कि सब्रोगेशन का एकदम सिंपल अर्थ ये है कि ए ने बी को बोला था कि भाई तू गुड्स सी को दे दे, अगर सी तुझे पे नहीं करता तो मैं पे कर दूंगा। अब ये बी ने ये सुन के गुड्स दे दिए, बराबर। अब सी ने उसको पे नहीं किया तो बी चिढ़ गया, बी ने ए को बोला कि भाई तेरे गारंटी से मैंने गुड्स दिए थे, वो तो मेरे को पे नहीं कर रहा है, तू मेरे को पैसे दे दे। ए ने बोला बेटा तू डर मत, तू मेरा दोस्त है, मैंने तेरे को गारंटी दी है, ये ले पैसे, अब तू मुक्त हो जा। जैसे ही इसने पैसे दिए और वो मुक्त हो गया, अब नाउ दिस श्योरिटी हैज stepped into the shoes of creditor, यानी यहां पर हो गया सब्रोगेशन। नाउ श्योरिटी हैज आल्सो गॉट द पावर ऑफ क्रेडिटर। तो क्रेडिटर को जो पावर्स थी, राइट्स थी, ड्यूटीज थी, वो सारे के सारे राइट्स, पावर्स, ड्यूटीज अब श्योरिटी के पास में आ गए, क्योंकि श्योरिटी ने अब क्रेडिटर का रोल ले लिया, बिकॉज उसने क्रेडिटर को अब पैसे देके हटाया और उसके जगह खुद आ गया। दूसरा इंपॉर्टेंट राइट है इंप्लाइड प्रॉमिस टू इंडेमनिफाई श्योरिटी। सर ये तो इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट हिडन रहता है, ये इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है कि अगर श्योरिटी, इफ श्योरिटी इज पेइंग, इफ श्योरिटी इज डिस्चार्जिंग द लायबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल डेटर, इट इज द ड्यूटी ऑफ प्रिंसिपल डेटर टू इंडेमनिफाई श्योरिटी फॉर द लॉसेस दैट ही हैज सफर्ड। सिंपल लॉजिक है, क्योंकि वो उसका प्रॉमिस नहीं था श्योरिटी का, वो उसका लायबिलिटी नहीं था, बट प्रिंसिपल डेटर वो पे नहीं कर पाया, उसने डिफॉल्ट कर दिया, इसलिए उसको बचाने के लिए इसने पे किया है। अब उसकी ये लायबिलिटी बनती है कि जो भी लॉस श्योरिटी को आया, जो भी अमाउंट पे श्योरिटी ने किया है, प्रिंसिपल डेटर का काम है ये अमाउंट भरपाई करके, प्रिंसिपल डेटर को भरपाई करके देनी पड़ेगी, इंडेमनिफाई करके देना पड़ेगा। फिर सर राइट्स अगेंस्ट को श्योरिटीज देखो, अगर को श्योरिटीज ज्वाइन होने वाले थे, सबसे पहले को श्योरिटीज कैसे रहेंगे सर, अगर अनलेस देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, दो या उससे ज्यादा को श्योरिटीज अगर मिलके काम कर रहे हैं तो वो लोग इक्वली पेमेंट करेंगे इन केस ऑफ डेट। वो चाहे वो जानबूझ के, मतलब वो एक में को जानते हो या उनको एट द टाइम ऑफ डिफॉल्ट पता चला कि यार इतने सारे लोगों ने गारंटी दिया था, दैट डजंट मैटर। सब लोग इक्वली देंगे, सब्जेक्ट टू देयर इंडिविजुअल लिमिट, सब्जेक्ट टू देयर इंडिविजुअल लिमिट। इसके लिए हमने पॉइंट नंबर 2 भी पढ़ा था और हमने बोला था कि सर को श्योरिटीज विल ओनली बी बाउंड अप टू द अमाउंट दैट दे हैव गिवन। हमने नीचे एग्जांपल पढ़ा था जिसमें 1 लाख ए ने प्रॉमिस किया था, 2 लाख बी ने प्रॉमिस किया था और 4 लाख सी ने प्रॉमिस किया था, और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद डिफॉल्ट हो गया, डी ने डिफॉल्ट कर दिया। तो पहले केस में हमने क्या बोला, सबसे इक्वल लो। अगर डिफॉल्ट 3 लाख का है तो हमने 1-1 लाख लिया, सबको खत्म हो गया। सर अगर डिफॉल्ट 4 लाख का है, हमने देखा अगर डिफॉल्ट 4 लाख का है तो सर आइडियली अगर देखें तो कितना होना चाहिए,
आप देखो एक लाख इसका और 1,33,000 1,33,000 1,33,333 वो जो भी आता है, इतना हमने इंडिविजुअली लेना चाहिए था। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ए ने उसका लिमिट दे रखा था 1 लाख का, तो यानी आप ए से मैक्स 1 लाख ले सकते हो। उसका जो बचा हुआ 33,333 है वो आपको बांट लेना पड़ेगा इक्वली अमॉन्ग बी एंड सी। सर अगर ये जो वैल्यू लॉस है वो लॉस अगर 4 लाख की जगह 7 लाख का होता तो सर आइडियली 7 लाख को डिवाइड करते हम 3 से, तो 2 पॉइंट कुछ आता, ठीक है, 2 पॉइंट जो भी आया। अभी वहां पर फिर से प्रॉब्लम क्या है सर, ए और बी का लिमिट कम है 2 लाख से, तो उनसे 1 लाख और 2 लाख ही लो, बचा हुआ जो है वो बचा हुआ सी बियर करेगा। और सर हमारे केस में क्या हो गया था, हमारे केस में हो गया था क्लियर कट इंडिविजुअल 7 लाख था ना, तो इधर 1 लाख लिया, इधर 2 लाख लिया और इधर 4 लाख लेके अमाउंट कंप्लीट किया। ये इतना हमने इसमें देखा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में, ठीक है। तो आई होप आपको ये रिवीजन अच्छी लगी हो। अगर जेन्युइनली अच्छी लग रही है प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, मुझे भी मोटिवेट करो और प्लीज अपने दोस्तों की भी मदद करो इसे शेयर करके। आपको एक और बात बता दूं, अपने जूनियर्स में या अपने दोस्तों में जिन लोग अभी फर्स्ट ग्रुप की या सेकंड ग्रुप की क्लासेस लगाने वाले हैं, उनमें जरूर ये बात बताइए कि हमने बहुत सारे पैकेजेस, बहुत सारे प्रोडक्ट्स रेडी करे हैं सीए इंटर लॉ और सीए इंटर EISSM के। तो डू कॉन्टैक्ट मी फॉर मोर इंफॉर्मेशन ऑन द नंबर दैट आई हैव गिवन एट द बिगिनिंग ऑफ अ लेक्चर, और मैं आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। ह्यूज डिस्काउंट्स आर गोइंग ऑन। ओके, ऑल द बेस्ट गाइस, सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।